बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कुछ खास रहता है कृषि जगत से। जी हां, जो भी हलचलें हो रही होती हैं, जो भी नए बदलाव हो रहे होते हैं, उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया और इस दौरान खास कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसके माध्यम से मृदा के स्वास्थ्य की महत्ता को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए उसकी झलक आपको दिखाते हैं। 5 दिसंबर को हर साल पूरी दुनिया में विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य मकसद ये है कि आम लोग भी मिट्टी के महत्व के बारे में जानें और जागरूक हों और समझें कि मिट्टी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। मिट्टी से पौधे का विकास होता है और कई कीड़ों और जीवों के लिए रहने की जगह होती है। विश्व मृदा दिवस पर दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव योगिता राणा, अजीत कुमार साहू, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, स्कूल के विद्यार्थी एवं कृषि सखी भी मौजूद थी। इस वर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया गया, जिसका विषय मृदा की देखभाल, मापे, निगरानी करें, प्रबंधन करें। हम विवेचन करें, शोध करें, विचार करें कि आजादी के बाद आज पृथ्वी दिवस, मृदा दिवस मनाने का क्या औचित्य है। क्योंकि हम भूल गए हैं। जितने हम परहेज करते हैं, जितने हमको डॉक्टर मना करता है, उतने ही बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन पानी, जो खाद का सेवन जो हुआ, पहले तो 50, 60, 70 वर्ष पहले खाद का कोई प्रयोजन नहीं। खाद की क्या माने, कोई जब धरती स्वस्थ रहेगा तो हम और आप स्वस्थ रहेंगे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने कहा, सॉइल हेल्थ कार्ड जब हम लेते हैं तो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन जिसे हम कहते हैं वो 0.3, 0.4, 0.5 हो गया है, जबकि 1.8, 0.9, 1 होना चाहिए अगर एक हेल्दी सॉइल की बात करें। दूसरा है कि सॉइल को हम देख के ही समझ सकते हैं कि अब धीरे धीरे बंजर हो रहा है, उसमें भुरभुरापन नहीं होता। अगर भुरभुरी सॉइल होती है वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर कड़ी हो जाए तो हमको मेहनत करनी पड़ती है उस पर। तीसरा है कि जितना हम आज से 5-10 साल पहले फर्टिलाइज़र डाल रहे थे, इनऑर्गेनिक, यूरिया, DAP, NPK, उससे कहीं ज़्यादा हमें डालना पड़ रहा है, लेकिन हमें प्रोडक्टिविटी उतनी ही मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है या थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। आज के दिन तो समस्या के बारे में जागरूक करना है, और जागरूक करने के तरीके, एक सॉइल हेल्थ कार्ड था जिसमें जागरूक किया हम सबको, हमें पता चला। अब हम लोग सैटेलाइट से मैपिंग भी कर रहे हैं कि कैसे हम पूरे देश में सॉइल हेल्थ की मैपिंग कर लें, जिससे हमें पता लगे कहाँ पर क्या पोजीशन है और उसको हम उसी हिसाब से इंटरवीन करें। दूसरा तरीका जो बताया योगिता जी ने कि कृषि सखियों को हम हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्योंकि धरती की सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान हमें महिलाएं ज़्यादा रखती हैं, क्योंकि पुरुष तो ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी काम करें और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए खेत की, लेकिन जब महिलाओं को समझाया जाता है कि इससे नुकसान कितना है तो वो ज़्यादा समझती हैं, इस बात को ज़्यादा संवेदनशील हो सकती हैं। इसलिए हमने कृषि सखियों को भी ट्रेन किया है।
और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण हमने आरंभ किया, जिसको हम और बड़े स्केल पे ले जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का ही ये निर्देश थे कि हम नई जनरेशन को जागरूक करें। तो स्कूल सॉइल हेल्थ का जो प्रोग्राम शुरू किया है, 1000 अब विद्यालय लिए हमने, और धीरे धीरे इसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर नई जनरेशन जागरूक हो गई तो वो बड़े होके समझेगी इसको और ज़्यादा सस्टेनेबल खेती की तरफ बढ़ाएंगे। कोई भी किसान चाहता है कि उसके सॉइल हेल्थ की जांच हो, वो एक फ़ोन करेगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा और उसके घर पर सॉइल टेस्ट करने वाले लोग पहुंच जाएंगे। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में, गांव में बेरोजगार युवक होते हैं तो उनको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की सब्सिडी देकर मशीन खरीदवा रहे हैं, ताकि बेसिक जांच गांव में ही हो जाए। अगर कोई किसान चाहता है कि हम जांच कराने चाहें तो उसको जिला आने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसको अपने गांव में ही या पंचायत में ही या ब्लॉक में ही वो सॉइल टेस्टिंग वाला मिल जाए और बेसिक जांच 10 रुपये 50 रुपये में कर करके दे दे। इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है और किसानों को हम लोग पैसे भी दे रहे हैं, सब्सिडी के रूप में इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि वो मशीन खरीद सके। तो ये सब व्यवस्था भी की जा रही है ताकि ऑन डिमांड सॉइल टेस्टिंग हो सके। किसान भाइयों बहनों, हमारा देश मसालों की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता बरकरार रखनी है और साथ ही साथ अगर उसमें हम प्राकृतिक खेती को समाहित कर लें तो उसकी गुणवत्ता और भी ज्यादा बेहतर हो सकती है। इसी संदर्भ में क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, आइए आपको दिखाते हैं। भारत की कृषि जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, लोहा और डंका विदेशों तक मनवाना है, अब ये आसान कैसे करेंगे? देखिए, हमारी धरती है, महान है, हमारी भारत माता की धरती में अकूत भंडार है। यहाँ सब कुछ धरती हमें देती है, देश हमें देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये भाव हम सब में आना होगा और हमारी इस धरती को शुद्ध रखना होगा, इस धरती को बचाना है। इसमें जो आंख बीच के हम रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड का जो प्रयोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये इस धरती के लिए और किसानों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिट्टी परीक्षण का जो मृदा योजना हनुमानगढ़ हमारे राजस्थान से चालू करी है, मैं किसान भाइयों अन्नदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा, अपनी मिट्टी का परीक्षण कराइए, उसमें क्या कमी है वो डालिए। और मैं तो कह रहा हूँ नेचुरल खेती करिए, प्राकृतिक खेती करिए, उसके बाहर हमें एक्सपोर्ट भी करना है और ये तभी संभव है जब हम शुद्ध उस चीज़ को करेंगे और धरती को हम बीमार नहीं करें, उसको हमें बचाना है और किसान को भी बचाना। हमें किसान की लागत मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी उपज के दाम सही मिल नहीं पा रहे। क्यों? जब तक हम विदेश में नहीं भेजेंगे जो किसान की जो पैदावारी है, जो प्रोडक्ट है, जो उनकी जो जिन्स है, जब तक हम विदेश में नहीं भेजेंगे तब तक उसको उचित दाम किसान को मिल नहीं पाएगा। इसलिए हमें शुद्धता के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हमें नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती की ओर भी हमें जाना होगा और किसान को बचाना होगा और किसान को दाम अच्छा मिले, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना होगा। प्राकृतिक खेती, क्योंकि आप खुद करते हैं, जब जन सुनवाई करते हैं, कितना बढ़ावा देने की बात करते हैं कि देखिए मैं करता हूँ, आप भी करिएगा। मैं तो कहता हूँ मेरे अन्नदाताओं को, किसान रात दिन मेहनत करता है, वो उनके मस्तिष्क में उनके एक दफा दिमाग में बैठ गई, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा आप नई तकनीकी से खेती करिए, आप मिट्टी का परीक्षण कराइए और उसमें क्या जरूरत है उसके अनुसार काम करिए। और प्रकृति ने सब कुछ दिया है, प्रकृति ने भी इंसान को सब कुछ दिया है स्वस्थ रहने के लिए, तो इसलिए प्रकृति से ज़्यादा छेड़खानी भी नहीं हो और किसान की उपज भी बढ़े और धरती भी बचे। इस तरह के उपाय हम सबको मिलकर कर रहे हैं। मसाला जो है, हमारे मसाले है, वो मार्केट डाउन हो रहा है विदेशों में। देखिए, उसका कारण है कि कहीं न कहीं क्वालिटी में, कहीं न कहीं पेस्टिसाइड अंधाधुंध जो डाल रहे हैं उसका असर हो रहा है। इसलिए विदेशों में जो मसाले हमारे जाने चाहिए, जिस मात्रा में जाने चाहिए, जो दाम मिलने चाहिए, वो दाम मिल नहीं पा रहे हैं और उसका कारण है कि हम पेस्टिसाइड कहीं न कहीं ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। उससे हमें बचना होगा और किसान को भी बचाना है और हमारे व्यापार को भी बचाना है और इस देश को भी बचाना है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है।
पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। अगर आप भी अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़े हुए हैं तो इसमें और भी ज्यादा बेहतरी करना चाहते हैं, तो आइए जानकारी आप तक पहुंचाते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत बड़ा व्यवसाय है। केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। हर राज्य में लघु डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके तहत प्रशिक्षण लेकर कोई भी शख्स अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। पैसे कम हैं तब भी फिक्र की बात नहीं है। आप बैंक से लोन लेकर दुग्ध उत्पादन इकाई शुरू कर सकते हैं। डेयरी इकाई स्थापित करने के बाद दूध से अलग अलग तरह के उत्पाद बनाकर ज्यादा कमाई की जा सकती है। अगर आप अकेले होने की वजह से डेयरी फार्मिंग की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, सहकारिता के जरिए कई किसान मिलकर शुरू करें। ज्यादा दूध उत्पादन के लिए डेयरी फार्म में 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो उन्नत किस्म की ही गाय भैंस पालें, दूसरे उन्हें संतुलित आहार दें और तीसरा उनकी सेहत का ख्याल रखें। भारत में देसी नस्लों के साथ साथ संकर और विदेशी नस्लें भी पाली जा रही हैं, लेकिन विदेशी नस्लें भारतीय जलवायु के अनुरूप नहीं हैं, जिससे उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। यही वजह है कि देसी नस्लों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनमें नस्ल सुधार की कोशिश हो रही है। नस्ल सुधार से देसी गायों के दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जब भी गाय भैंस खरीदने जाएं, तो पहले ही उनकी उत्पादन क्षमता का पता लगा लें। बीमारियों के बारे में पूछ लें और उसके थन वगैरह चेक कर लें। जिस जगह पर आप गाय भैंस बांध रहे हैं वो साफ हो, सूखी हो और आरामदायक भी। जगह ऐसी चुनें जहां पशु ज्यादा गर्मी और सर्दी से बच सकें। चारा देते समय 2 पशुओं के बीच पर्याप्त दूरी रखें। एक पशु के लिए 5.5 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी जगह चाहिए। अगर आप कारोबार के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं तो शहर के आसपास के इलाकों में डेयरी इकाई की स्थापना करें। दुधारू पशुओं में संतुलित आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, सोडियम, लोहा, जस्ता, आयोडीन और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। संतुलित आहार में 1/3 अनाज, 1/3 दलहन और 1/3 तिलहन होना चाहिए। पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो पशु के दूध में बढ़ोतरी कर देता है, जबकि विटामिन ए पशु को पशु बीमारियों से बचाता है। विटामिन ए की कमी से पशुओं में बांझपन और गर्भपात की भी समस्या आ जाती है। अपने फार्म पर ही संकर नस्लें पैदा कर सकते हैं। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। कृत्रिम गर्भाधान से सांड पालने पर होने वाले खर्चों से बचा जा सकता है। संकर गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है। इसके नर ज्यादा मजबूत होते हैं।
उन्हें आप खेती में या माल ढुलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। अब रुख करते हैं एआई एंकर भूमिका और कृषि के क्षेत्र से संबंधित खास जानकारी हासिल करते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे संतरे की खेती के बारे में, जो संतरे की पैदावार बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। संतरे की खेती में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी है। संतरे की फसल के लिए सही पीएच स्तर और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी होना आवश्यक है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन एक बेहतरीन तकनीक है। इससे पानी की बचत होती है और पौधों को जरूरी नमी भी मिलती रहती है। साथ ही संतरे के पौधों में समय समय पर जैविक खाद का उपयोग करने से उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होता है। संतरे की खेती में रोग नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करें और पौधों की नियमित देखभाल करें। किसानों को बाजार के रुझानों पर नजर रखते हुए अपनी फसल की गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि संतरे की खेती में आधुनिक तकनीकों का उपयोग और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करके किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी।
15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सवाल है आपके पास, कोई सुझाव है आपके पास जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना है आपको हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर से हाजिर होंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।